हेलो दोस्तों, सोचो कि आप पहाड़ों के बीच किसी सुंदर झील घूमने के लिए गए और अचानक आपको वहां पर कई सारे नरकंकाल दिख जाए तो आप क्या करेंगे। आज हम आपको ऐसे ही रहस्यमय स्थान के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। हिमालय की ऊंचाइयों में बसी यह जगह अपने आप में बहुत से रहस्य समेटे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूपकुंड झील की, जिसे स्केलेटन लेक या कंकालों की झील के नाम से भी जाना जाता है। यह झील हिमालय में लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वैसे तो यह बहुत ही सुंदर है। इसके आसपास का वातावरण अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो इस झील को रहस्यमय बनाती है। वो है इस झील के किनारों पर फैले हुए मानवों के कंकाल। इस झील के चारों तरफ और झील के अंदर भी 500 से अधिक मानव के कंकाल फैले हुए हैं। इतने सारे कंकाल और हड्डियों को देखकर ऐसा आभास होता था कि शायद पहले यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ था। शुरुआत में इसे देख कई लोगों ने यह कयास लगाया कि हो न हो ये सभी नरकंकाल जापानी सैनिकों के रहे होंगे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए हिमालय के रास्ते घुसते वक्त मारे गए होंगे। उस वक्त जापानी आक्रमण के डर से ब्रिटिश सरकार ने फौरन इन नर कंकालों की जांच के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम को बुलाया और इस पर रिसर्च करना प्रारंभ किया। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले हम आपको यहाँ से जुड़े कुछ लोक कथाओं के बारे में भी बताना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से बहुत साल पहले उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के नौटी गांव में एक बहुत खूबसूरत महिला रहती थी, जिसका नाम था नंदा देवी। मान्यताओं के अनुसार नंदा देवी की शादी भगवान शिव से हुई और जिसकी वजह से नंदा देवी को अपने पति के घर होमकुंड जाना पड़ा। जब वह उस रास्ते में जा रहे थे तो नंदा देवी को प्यास लगी। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से देवी को पीने के लिए बेदनी कुंड का निर्माण किया और यात्रा के आगे भाग में भगवान शिव ने एक और कुंड का निर्माण किया, जिसका नाम था रूपकुंड। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में नंदा देवी ने स्नान किया था। इसी मान्यता की वजह से चमोली गांव के लोग आज भी हर 12 वर्षों में एक यात्रा निकालते हैं, जिसमें नंदा देवी को होमकुंड ले जाया जाता है। ये यात्रा 280 किलोमीटर लंबी होती है और 3 हफ्तों में पूरी की जाती है। आखिरी बार यह यात्रा सन 2014 में की गई थी। ऐसा भी माना गया कि ये कंकाल इन्हीं यात्रियों के रहे होंगे, लेकिन इस यात्रा में औरतें और बच्चों को नहीं ले जाया जाता। रूपकुंड से मिले कंकालों में औरतों के कंकाल भी मिले, तो ऐसा लगता है कि शायद ये कंकाल उन यात्रियों के नहीं रहे होंगे। ऐसी ही एक और मान्यता के अनुसार राजा जसधवल और उनकी पत्नी रानी बलम्पा को एक बच्चा होने वाला था। कन्नौज के पुजारी ने नंदा देवी से आशीर्वाद पाने के लिए होमकुंड की तीर्थ यात्रा का सुझाव दिया। राजा ने अपने शाही परिवार, नौकरों, नृत्य मंडली और अपने राज्य के अधिकांश लोगों के साथ तीर्थ यात्रा शुरू की। तीर्थ यात्रा में राजा के मनोरंजन से देवी नंदा प्रभावित नहीं हुई। देवी प्रकट हुई और नर्तकी को पत्थरों में धकेल दिया। रूपकुंड के रास्ते में एक शिविर स्थल है, जिसे पातर नचनी यानी पत्थर नर्तकी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर देवी ने नर्तकी को श्राप दिया था। इस कहानी के 2 परिणाम माने गए हैं। पहला, राजा और रानी ने देवी से क्षमा की प्रार्थना की। शाही जोड़े की माफी से शांत होकर देवी ने उन्हें हर 12 साल में एक बार यात्रा करने का आदेश दिया। हालांकि कुछ वर्षों बाद राजा ने तीर्थ यात्रा के नियमों की अवहेलना की, इसलिए देवी ने उन्हें रूपकुंड से गुजरते वक्त ओलावृष्टि का श्राप दिया। दूसरा परिणाम यह है कि राजा अपनी पत्नी को बेदनी बुग्याल से आगे ले गया। महिलाओं को बेदनी से आगे जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए परंपरा को तोड़ने के लिए देवी ने क्षेत्र पर ओलावृष्टि कर दी। वैज्ञानिकों को आभूषण, चमड़े के वस्त्र, महिला कंकाल आदि मिले। इनमें से कोई भी कहानी रूपकुंड के रहस्य का संभावित समाधान हो सकती है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। 1942 की सर्दियों में हिमालय में एक झील के तट पर एक ब्रिटिश वन रक्षक को सैकड़ों हड्डियां और खोपड़ियां मिली, जिनमें से कुछ पर अभी भी मांस था। उस गर्मी में बर्फ पिघलने से और भी अधिक कंकाल पानी में तैर रहे थे और झील के किनारों पर बिखरे हुए थे।
वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि जमी हुई झील के पास पाए गए कंकाल उन तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों के थे जो ओलावृष्टि के कारण मारे गए थे। 2004 में इन कंकालों के अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने हड्डियों के नमूने और ह्यूमन टिश्यूज को इकट्ठा किया और डीएनए परीक्षण किया। इसमें एक बहुत ही आश्चर्यजनक फैक्ट सामने आया कि ये कंकाल दो अलग अलग तरह के लोगों के थे। जैसा कि उनके शरीर की हड्डियों में जो अंतर थे उनसे पता चलता है। इन कंकालों को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला पारिवारिक कंकाल, यानी ऐसे कंकाल जो किसी एक फैमिली से बिलोंग करते थे, और दूसरा छोटे कंकाल। क्या ये दोनों समूह संबंधित थे? वैज्ञानिकों के अनुसार वे नहीं थे। इनमें से कुछ नमूनों में डीएनए होता है जो दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि केवल महाराष्ट्र के लोगों के एक विशिष्ट समूह में पाया जाता है, जबकि अन्य में जो डीएनए है जिसमें हिमालय के पहाड़ी लोगों की विशेषताएं हैं। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि मौतें हथियार, हिमस्खलन या लैंडस्लाइड के कारण नहीं बल्कि उनके सिर के पीछे एक घातक आघात के कारण हुई। उनकी खोपड़ी और कंधों पर निशानों से पता चलता है कि उन्हें क्रिकेट की गेंद जैसी किसी गोल चीज से मारा गया था। शरीर के अन्य हिस्सों में चोटों से भी पता चलता है कि कठोर गोल वस्तु, संभवतः क्रिकेट बॉल के आकार के ओले या बर्फ के गोले जो ऊपर से गिरे थे, उस वजह से उनकी मौत हुई थी। कई मानव विज्ञानी मानते हैं क्योंकि रूपकुंड निकटतम मानव बस्ती से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और तीर्थयात्री अपने आप इस क्षेत्र में नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने स्थानीय लोगों को कुली के रूप में काम पर रखा। सबसे संभावित परिदृश्य यह है कि बड़ा समूह जिसमें लोग एक दूसरे से संबंधित थे, पहाड़ों के माध्यम से तीर्थ यात्रा करना चाहते थे और कुछ स्थानीय लोग गाइड के रूप में उनका साथ दे रहे थे। शायद दोनों समूह पहाड़ के नीचे मिले और ऊपर की ओर चलने लगे। तभी अचानक ओलावृष्टि हुई और इनके सर पर चोट लगी जिससे इनकी मौत हो गई। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम द्वारा 2019 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अवशेष न केवल भारतीयों के थे बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया और ग्रीस के लोगों के भी थे। वैज्ञानिकों के अनुसार उनकी मृत्यु किसी एक विनाशकारी घटना में नहीं हुई बल्कि 1000 वर्षों में हुई घटनाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप हुई। कई विस्तृत अध्ययनों और अभियानों के बाद भी इन कंकालों से जुड़ा रूपकुंड झील का रहस्य अनसुलझा और उलझा हुआ है। इससे आपके पास केवल स्थान का दौरा करने, झील की शांति का अनुभव करने, अपने आसपास की सुंदरता की प्रशंसा करने और क्या हुआ होगा इसके बारे में अपने सिद्धांत के साथ लौटने का विकल्प बचता है। जबकि सभी मिथक और अध्ययन अपनी जगह पर स्थापित होने और सामंजस्य में संरेखित होने का प्रयास करते हैं। आप आसानी से इस शानदार परिदृश्य की भव्यता का आनंद ले सकते हैं जिसमें विशाल हिमालय, बर्फ से ढके पहाड़, विशाल नीला आकाश और हड्डियों को कपा देने वाली हवा शामिल है। लेकिन रूपकुंड झील का रहस्य अभी भी उलझा हुआ